जय हिंद। आज हम लेकर आए हैं भौतिकी के प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। कह रहा है कि प्रकाश एक रूप है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का, बल का। तो जवाब क्या होगा कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो देखिए प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक क्या है जी? तो ऊर्जा का रूप है। और देखिए प्रकाश क्या है जी? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। प्रकाश क्या है जी? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। यानी सर्च लाइट में जो दर्पण लगाते हैं तो कौन सा दर्पण होता है ये कहना चाहता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका जवाब होगा अवतल दर्पण। अब आपको यहाँ पर सीखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। देखिए अवतल जो लिखा हुआ है, अवतल जो दर्पण होगा, अवतल दर्पण का उपयोग आप करिएगा हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण, ठीक है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है सैलून में, ठीक है, उसको कहते हैं हजामती दर्पण के रूप में हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आप सौर भट्ठी में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा आप इसका इस्तेमाल किया जाता है चिकित्सकों द्वारा दांत, कान, गला की जांच में। कान, नाक, गला के जांच में चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है ताकि ये थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखाए और देखने में आसान हो, सुविधा हो इसके लिए। इसके बाद ये सर्च लाइट के रूप में यूज किया जाता है। सर्च लाइट के रूप में, ठीक है, सर्च लाइट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, इतना याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न आते हैं इससे। चलिए अगला प्रश्न आपका कि प्रकाश स्रोत के सामने हरी रंग की छड़ी खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। तो आपको बता दें, ऑप्शन दिया है लाल रंग की, हरी रंग की, काली रंग की, पीली रंग की। देखिए चाहे वस्तु कैसा भी हो, छाया हमेशा कैसा बनेगा जी? काला बनेगा। आप देखते भी हैं कि छाया जो बनता है, परछाई जिसको कहते हैं, कैसा बनता है जी? तो काला बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा जी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न, करे प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। देखिए जो गेंद होता है एक तो गोला होता है। गेंद का होता है जी? गोला होता है, लेकिन गेंद गोला होता है, गेंद का होता है जी? गोला होता है, लेकिन जब इसका छाया बनेगा तो 3D में थोड़े बनेगा। तो छाया जो बनेगा वो कैसा बनेगा जी? तो गोल ही बनेगा, लेकिन कैसा देखने में लगेगा जी? तो वृत्ताकार बनेगा। कैसा बनेगा जी? तो वृत्ताकार बनेगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? बी, यानी वृत्ताकार। देखो पहला ही ऑप्शन दिया है ठोस गोल, लेकिन आप ठोस नहीं मारिएगा। क्यों? क्योंकि छाया जब बनेगा तो वो आपको 3D में नहीं बनता है, यानी क्या हो जाएगा आंसर? वृत्ताकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका कि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी दिया है 3 गुने 10 के पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी है 3 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड।
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है कि जहां पर हवा भी नहीं हो तो वहां पर प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। और क्या होता है जी, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब बताइए 3 लाख को अगर हम बदल देते हैं, 3 लाख ही का है जी, तो ये किलोमीटर है पर सेकेंड, लेकिन इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं तो 1 किलोमीटर में कै गो मीटर होता है जी, तो 1000 मीटर होता है। यानी हम क्या हो जाएगा जी, इसमें 3 गो जीरो और क्या करेंगे जी, लगा देंगे, यानी कितना हो जाएगा जी, यानी 8 गो जीरो हो जाएगा, 3 3 6 2 8, यानी अब हो गया ये मीटर पर सेकेंड। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अतः आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा जी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल है आपका। देखिए अगला जो प्रश्न है, कह रहा है यू भी और एफ के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र है। देखो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में बस केवल चिन्ह का अंतर होता है। और याद रखिएगा जो दर्पण सूत्र होता है इसमें क्या होता है जी, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि प्लस जो होगा वो किसमें होगा जी, तो दर्पण में होगा, और माइनस जो होगा किसमें होगा, तो लेंस में होगा। तो याद रखिएगा जब भी लेंस सूत्र कहे तो क्या हो जाएगा जी, तो लेंस सूत्र कहे तो सब चीज वही रहेगा, केवल यहाँ प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा जी, तो माइनस हो जाएगा। प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो लेंस सूत्र हो जाएगा। चलिए ऑप्शन खोजिए, इसमें क्या हो जाएगा जी, लेंस सूत्र। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा जी, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। देखिए पहले आपको लेंस समझना पड़ेगा। लेंस जो होता है देख लीजिए यहाँ पर, हमेशा मान लीजिए कि ये कौन सा लेंस हो गया जी, तो ये जो आपका हो गया उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, मान लीजिए प्रकाशीय बिंदु हो गया, प्रकाशीय केंद्र है, इधर क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका F2 हो जाएगा। तो देखिए इसको अगर आप 0 मान लेते हैं, इसको अगर आप 0 मान लेते हैं, तो देखिए आप पढ़े हैं बचपन से ही संख्या रेखा कि इधर 0 के इधर क्या होता है जी, प्लस में होते हैं संख्या, और इधर क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी आप याद रखिएगा कि जो दाहिने तरफ होंगे आपके, यानी कि दाहिने हाथ की ओर जो भी होंगे वो क्या होंगे जी, तो प्लस में होंगे, यानी धनात्मक होगा, और बाएं हाथ की ओर होगा तो ऋणात्मक होगा। अब देखिए इसमें उत्तल अगर लेंस की बात करें तो ऐसे जाता है प्रकाश, और यहाँ से अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है जी, इस तरह से जाता है। इसका मतलब क्या हुआ जी, ये F2 जो हुआ इधर हुआ, इसका मतलब इसका जो फोकस दूरी होगा कैसा होगा, धनात्मक होगा। ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। क्या हो जाएगा जी, उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, अवतल अगर लेंस रहेगा तो अवतल लेंस में क्या होगा, फोकस दूरी तो ऋणात्मक होगा। इसको याद रखिएगा, लिख लीजिए, लिख लीजिए, ये लिख लीजिएगा। उत्तल लेंस की बात करेगा, उत्तल लेंस की बात करेगा, और एक बार अवतल लेंस की बात करेगा। तो देखिए अवतल लेंस में यहाँ पर फोकस जो दूरी होगा ये धनात्मक होगा, और अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होगा ये क्या होगा जी, तो ऋणात्मक होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है आपका कि माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है। यानी माध्यम अगर बदल दिया जाए तो प्रकाश का वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उस घटना को क्या कहेंगे जी, तो अपवर्तन। जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
प्रकाश प्रवेश करती है तो अपनी दिशा में जो परिवर्तन करेगी, अपने वेग में जो परिवर्तन करेगी, इस घटना को क्या कहते हैं जी? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी कांच के गिलास में हम लोग अगर पेंसिल डुबा के रखते हैं, उसमें अगर जल भरा हुआ है, तो पेंसिल हमारा क्या होता है जी? तिरछा दिखाई देता है, लगता है कि मुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? जब हम बाहर से देखते हैं तो चूंकि लाइट जो है, प्रकाश जो है कांच में जाती है, कांच क्या है? एक अलग माध्यम है। और फिर जल में जाती है, फिर जल क्या है जी? एक अलग माध्यम है। तो कांच से जब जल में गई तो क्या होगा जी? प्रकाश अपनी दिशा में विचलित होगी, यानी परिवर्तन होगा, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब की क्या होगा जी? ऑप्शन ए है कि अभिलंब की ओर झुकी जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से 45 डिग्री के कोण रहता है, या ऑप्शन डी है कि अभिलंब के समानांतर हो जाता है। तो देखिए आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा, एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको पता है कि ठोस, द्रव और एक होता है गैस। आपको पता है कि इसके कण जो होते हैं बहुत ही क्या होते हैं जी? एकदम से सटे सटे होते हैं। एकदम से क्या होते हैं जी? एकदम से सटे सटे होते हैं। एकदम से इसके कण क्या होते हैं जी? सटे सटे होते हैं। ठीक है, एकदम से सटे सटे होंगे इसके कण। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सघन। इसमें अब देखिए द्रव के जो कण होते हैं अलग अलग होते हैं, ठोस की तुलना में क्या होते हैं जी? अलग अलग होते हैं। ठोस की तुलना में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसकी तुलना में ये क्या हो जाएगा जी? और फिर अगर गैस की बात करें तो इसके जो कण होते हैं बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखिए तीनों में अगर बात करें आपका ठोस और द्रव का, अगर बात करें ठोस और द्रव का, तो इसमें सघन कौन होगा? ठोस होगा, और द्रव क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगर बात करें द्रव का और गैस का, तो इसमें क्या हो जाएंगे जी? सघन कौन होगा? तो सघन हो जाएगा द्रव, और विरल कौन हो जाएगा? विरल क्या हो जाएगा जी? गैस हो जाएगी। यानी जिसके कण ज्यादा सटे सटे हैं सघन, जिसके कण अलग अलग हैं वो क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब आपको कह दिया जाए कि हवा और पानी, हवा और पानी में सघन कौन होगा, तो आप क्या बताइएगा? पानी बताइएगा, क्योंकि पानी क्या है? द्रव है, हवा क्या है? गैस है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, और इसी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए, और ये आपका जवाब हो जाएगा कि अब चाल बढ़ जाता है। बढ़ेगा कब? जिसमें मान लीजिए कि इसमें क्या है जी? बहुत जगह है, जगह है तो भागेंगे, बढ़ेगा, स्पीड जाएगा, लेकिन जहां जगह नहीं है तो स्पीड कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी? विरल हो जाएगा आपका आंसर, और आंसर हो जाएगा कि क्या होगा जी? अभिलंब से दूर हटेगा। अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हटेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बात हमेशा याद रखिएगा, सघन और विरल वाला बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे गलती नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो क्या हो जाएगा जी? दर्पण कौन सा दर्पण होगा? जब वस्तु सीधा भी है और जितना बड़ा वस्तु रखे हैं उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा दर्पण होगा? तो जवाब आएगा समतल। क्या हो जाएगा जी? समतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है जी आपका? ए। देखिए समतल दर्पण में और एक चीज याद रखा कि अगर जहां भी दर्पण है तो दर्पण से जितना आगे वस्तु रखेंगे उतना ही दर्पण से पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु का आकार
और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होता है। वस्तु का दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी ये भी बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल है। देखिए कह रहे लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है, यानी लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो देखिए लेंस में आपके दो फोकस होंगे। जैसे ये देखिए लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये प्रकाशीय केंद्र है। यहाँ पर देखिए F1 होता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी F2 होता है। तो आपको पता चल गया कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होंगे, तो दो मुख्य फोकस होंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है आपसे कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। यानी देखिए सोलर कुकर है, कुकर है इसका मतलब क्या है जी, सोलर कुकर है। कुकर में आप सब्जी उब्जी बना सकते हैं, मुर्गा सिझा सकते हैं, ठीक है, या पानी गर्म कर सकते हैं। तो सोलर लगा दिया इसमें, इसका मतलब सूर्य से संबंधित है, यानी प्रकाश, सूर्य के जो प्रकाश है इससे संबंधित है। और सूर्य के प्रकाश को क्या कर रहा है जी, तो ऑब्जर्व कर रहा है, अवशोषित कर रहा है और एक बिंदु पर फोकसित कर रहा है उस कुकर में। और इससे क्या हुआ, प्रकाश को जो एक जगह फोकस किया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस करने के लिए क्या चाहिए हमको, तो कौन सा, अगर दर्पण की बात किया जाए इसमें, तो दर्पण की बात किया जाए तो आपको पता है सौर भट्ठी में भी एक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उस दर्पण का क्या नाम है जी, अवतल दर्पण। क्या नाम है, अवतल दर्पण। और इसी तरह से हम यहाँ पर भी यानी सोलर कुकर में भी कौन से दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, तो अवतल दर्पण। यानी जवाब क्या होगा, आखिर ये क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ये प्रकाश को क्या करता है जी, एक बिंदु पर क्या करेगा जी, एक बिंदु पर फोकस कर देगा, एक बिंदु पर क्या कर देगा जी, फोकस करेगा। देखिए आपका नियम है प्रकाश के वर्तन के, जब दर्पण में प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। किससे गुजरती है जी, तो फोकस से होकर गुजरती है। चाहे प्रकाश, अब देखिए नीचे से भी लेकर चल जाइएगा तो हमेशा कहां से गुजरेगा, तो फोकस से ही गुजरेगा। तो इस तरह से क्या हुआ जी, प्रकाश एक बिंदु पर क्या हुआ, फोकसित हो गया। ठीक है, अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोलर कुकर वाला अवतल दर्पण। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। और अगला सवाल आपका कह रहा है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। देखो दर्पण की चौड़ाई जब भी कहे तो उसका नाम है द्वारक। दर्पण की ये चौड़ाई कितना चौड़ा है दर्पण, ठीक है, ये कितना चौड़ा है, ये कितना चौड़ा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, ये क्या हो जाएगा, तो इसको द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, द्वारक कहते हैं। तो आपका जवाब देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपका कह रहा है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे कि पानी में अगर कोई भी चीज टेढ़ा दिखाई देता है, इसका कारण है कि प्रकाश जब दूसरे माध्यम से किसी और माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा में क्या करेगी जी, परिवर्तन करेगी। और इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ए, यानी अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, कह रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखिए अगर कोनो फोटो बन रहा है और ये देखिए अगर ये प्रतिबिंब कह रहा है कि ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या हुआ जी, प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, इसका मतलब ऋणात्मक कब आएगा, तो जब नीचे में फोटो बनेगा, यानी कि क्या बन गया, उल्टा बन गया। क्या बन गया जी, उल्टा बन गया। अगर उल्टा बनेगा, और एक चीज यहां से आपको याद रखना है कि जब भी कोई वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, यानी कैसा बनेगा जी, तो वास्तविक बनता है। उल्टा मतलब वास्तविक, उल्टा मतलब वास्तविक, याद रखिएगा। और सीधा मतलब काल्पनिक, सीधा मतलब काल्पनिक।
चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा जी? तो बताइए, वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, अगला आपका प्रश्न है, कह रहा है गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। फिर से समझते हैं। कह रहा है गोलीय दर्पण की प्रवर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाएगा जी? सीमा रेखा का व्यास। तो सीमा रेखा यानी यहां से लेकर के, और मान लीजिए कि ये होगा इसका व्यास, मान लीजिए कि इस तरह से ये दर्पण है, ये दर्पण है और यहाँ पर फोकस है, और ये मान लीजिए कि ये केंद्र होता है। मान लीजिए केंद्र का होगा, इसके आधा पर होगा केंद्र और इसके आधा पर फोकस होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, कह रहा है कि मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, ऑप्शन ए कह रहा है मुख्य फोकस, ऑप्शन बी कह रहा है वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी कह रहा है प्रधान अक्ष, ऑप्शन डी कह रहा है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो देखिए सीमा रेखा व्यास मतलब ये क्या कहलाएगा जी? तो ये कहलाएगा मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगा जी? मुख्य अक्ष। एकरे दूसरा नाम क्या है जी? तो प्रधान अक्ष। एकरे दूसरा नाम क्या है जी? प्रधान अक्ष। आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो अगर चौड़ाई कहता है दर्पण की तो क्या हो जाएगा जी? चौड़ाई कहेगा तो द्वारक हो जाएगा, और जब इस तरह का बात कहे तो क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। पहली बात समझिए कि अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण कैसा है जी? तो अवतल है। दर्पण कैसा है? अवतल है। अब इसका पर्दा पर प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापेंगे जी? तो कह रहे दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी कह रहा है कि दोनों, तो फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए दोनों चाहिए, तभी आप फोकस दूरी बता सकते हैं। यानी कि आपको U भी चाहिए और V भी चाहिए, तबे ना। अगर दर्पण सूत्र लगा के क्या निकालिएगा? F निकालिएगा। फॉर्मूला क्या होता है दर्पण सूत्र का? तो ये होता है बराबर 1/f। तो जब तक ये दोनों नहीं पता चलेगा, बता पाएंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर खोजिए अब। तो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। और देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? अब देखिए ऑप्शन है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए अपसारी लेंस हमेशा याद रखिएगा। अपसारी मतलब पसारी, मतलब अपसारी मतलब पसारी, मतलब पूरा फैला दीजिए तो वो अपसारी हो गया, और एक जगह फोकसित कर दीजिए तो अभिसारी हो गया। दोनों में अंतर समझिएगा। दर्पण और लेंस में कौन अभिसारी हो जाएगा, कौन अपसारी? तो देखिए एक बार हम यहाँ पर लिखते हैं दर्पण और एक बार यहाँ लिखते हैं लेंस। हमेशा याद रखिएगा, एक बार लेंस और एक बार दर्पण। तो देखिए अगर अवतल है दर्पण, ठीक है, और अवतल दर्पण है और एक अवतल लेंस है, और फिर उत्तल दर्पण हो सकता है और उत्तल लेंस हो सकता है। अब यहां पर देखिए होगा क्या? तो अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण में याद रखिएगा ये
तो इसमें एक जगह फोकसित हो जाता है, एक जगह क्या हो जाता है जी, फोकसित हो जाता है। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा, दर्पण अगर अवतल है तो अभिसारी, क्या हो जाएगा जी, अभिसारी हो जाएगा। इसमें जो किरण होगा अभिसारी होगा। और देखिए उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में क्या हो जाता है, एक जगह फोकसित हो जाता है, इसलिए उत्तल लेंस का हो जाएगा अभिसारी हो जाएगा। उत्तल लेंस का हो जाएगा अभिसारी हो जाएगा। अब देखिए अगर अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल जो दर्पण होता है इस तरह से होता है, अवतल दर्पण इस तरह से होता है। यहां पर देखिए जो प्रकाश आता है तो फिर ऐसे चला जाता है, और प्रकाश आता है ऐसे, यहाँ पर क्या किया जाता है जी, डॉट डॉट से यहाँ पर क्या किया जाता है, यानी प्रतीत करवाया जाता है, काल्पनिक मिलान किया जाता है, यानी ये प्रतीत होता है। इस तरह से टकराएगा, इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट से इसे मिलाया जाता है। इसका मतलब ये फैला दिया, पसार दिया मतलब अपसारी, पसारा मतलब अपसारी, याद रखिएगा, पसारी अपसारी, पसारी अपसारी, पसारी अपसारी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा जी, अपसारी। यही काम लेंस में उल्टा क्या करता है जी, अवतल, तो ये हो जाएगा अपसारी। हमेशा याद रखिएगा इस बात को, कभी आपका सवाल गलती नहीं होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह का जब भी प्रश्न रहे तो आप हमेशा सावधानी पूर्वक याद रखिएगा, अपसारी मतलब पसारी, और पसारता कौन है, दर्पण में कहेगा तो उत्तल दर्पण पसारेगा, तो अपसारी दर्पण हो गया। ठीक है, लेंस में कहेगा तो अवतल दर्पण, अवतल लेंस क्या हो जाएगा, अवतल लेंस जो होगा, अवतल लेंस जो होगा अपसारी हो जाएगा, और उत्तल लेंस जो होगा अभिसारी, और अवतल दर्पण जो होगा अभिसारी हो जाएगा। चलिए इसमें सवाल आप देख लीजिए, लेंस का बात कह रहा था, तो लेंस में क्या है जी, जो अपसारी होगा तो लेंस में अवतल होगा, क्या हो जाएगा जी, अवतल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए इतनी बातें सीखने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो देखिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, हजामती दर्पण में, सौर भट्ठी में, सोलर कुकर में हो जाएगा, और आगे देखने वाले दर्पण के रूप में भी होता है, सर्च लाइट में होता है, और चिकित्सकों द्वारा दांत गला नाक कान के जांच में भी किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, अवतल दर्पण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है जी, तो आवर्धन का एसआई मात्रक बताइए, मात्रक विहीन। आवर्धन का मात्रक कुछ नहीं होता है। ठीक है, आवर्धन का मात्रक कहा जाएगा, आवर्धन का मात्रक मात्रक विहीन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह। तो आपको पता हो गया है, ये सवाल हो चुका है।